जय हिंद दोस्तों। यूथ एजुकेशन एकेडमी बिगिनिंग ऑफ सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं जितेंद्र आपके लिए हिंदी का सेशन लेकर आया हूँ जो क्लास नंबर 5 है। लास्ट क्लास में हम व्यंजन पढ़ रहे थे जिसमें कि हमने व्यंजनों के उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ा था। तो आज का जो सेशन है वो है हमारा व्यंजनों का वर्गीकरण, यानी कि व्यंजन मतलब वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों का वर्गीकरण। तो वर्ण कितने होते हैं हमारे? शुद्ध वर्ण और शुद्ध व्यंजन कितने? 25 + 4 + 4 + 11 33 और 11। तो जिसमें वर्णों का वर्गीकरण हमने दो प्रकार से करा है। तो एक तो होता है हमारा घोषत्व के आधार पर, दूसरा होता है दोस्तों प्राणत्व के आधार पर। अब घोष क्या होता है? घोष की बात करें तो घोष हमारा होता है, घोष का मतलब होता है स्वर तंत्रियों में कंपन। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो हमारी स्वर तंत्री हैं उनमें कंपन होता है। कंपन मतलब गूंज होती है, तो वो हमारे घोष होते हैं। घोष, वो हमारे घोष कहलाते हैं। अब बात करें घोष की, तो घोष को दो प्रकार में बांटा गया है, जिसमें अघोष व्यंजन, दूसरा है सघोष व्यंजन। तो अघोष व्यंजन, अ मतलब नहीं, तो घोष का मतलब ही यह है कि जिसमें कंपन होगा वो हमारा घोष होगा। तो जिस व्यंजन में कंपनी ना हो, गूंजी ना हो, तो वो हमारा अघोष व्यंजन होगा। मतलब इनमें गूंज, कंपन नहीं होगा। तो जो हमारे हैं प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, तो ये हमारे वर्ग हैं 4 5। तो यानी कि जो हमारे स्पर्शी व्यंजन है उसका पहला और दूसरा तथा से और से, तो ये हमारे होते हैं अघोष व्यंजन। अब देखो जैसे इसका उच्चारण करें हम, तो हम बोले कै में कोई कंपन हो रहा है, कोई गूंज सी लग रही है। खे, चे, छे, टे, ठे, कोई लगी गूंज? इन व्यंजनों में कोई कंपन नहीं होता। तो ये हमारे सारे होते हैं अघोष व्यंजन। इनकी जो संख्या है वो कितनी है? टोटल 13 संख्या है इनकी। दोस्तों दूसरा है हमारा सघोष व्यंजन। तो सघोष व्यंजन क्या, कौन सा होता है? तो सघोष व्यंजन की बात करें दोस्तों, सघोष व्यंजन, तो सघोष व्यंजन वो होगा जी इन व्यंजनों के उच्चारण में कंपन होगा, गूंज सुनाई देगी, तो ये हमारे होंगे सघोष। मतलब जिसमें कंपन हो, गूंज सुनाई दे, तो वो हमारे होंगे सघोष। तो वर्णमाला में प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा अंतस्थ व्यंजन ये है हमारे, और है। तो ये जो हमारे होंगे सघोष व्यंजन होंगे।
तथा सारे स्वर हमारे क्या होते हैं, सघोष वर्ण होते हैं। तो सारे स्वर हमारे क्या होंगे, सघोष वर्ण होते हैं, सघोष वर्ण होते हैं। तो ये तो था घोष के आधार पर हमारे व्यंजन दो प्रकार से होते हैं दोस्तों, जिसमें पहला है हमारा अघोष और दूसरा है सघोष। तो पहला जो है हमारा, ये अगर हम इसका उच्चारण करें तो इसमें गूंज सुनाई देगी, आवाज खड़ खड़ की थोड़ा सा मतलब साउंड सुनाई देगा, कंपन होता है। जैसे मैं बोलूं गे घे घे, मतलब घड़ सी आवाज सुनाई दे रही है ना, तो उसमें गूंज सी सुनाई दे रही है। रे रे जय जय अड़े, तो ये हमारे होंगे सघोष, यानी कि तीसरा चौथा पांचवा, तो ये हो गए सघोष। इसके साथ अंतस्थ व्यंजन और हमारा है। और ये जो होंगे पहला और दूसरा, पहला और दूसरा हमारा क्या होगा, अघोष व्यंजन और हमारे से, तो ये हो हमारे होंगे अघोष व्यंजन होंगे। तो दोस्तों ये तो था अघोष और सघोष। अब बात करें दोस्तों इसकी कि प्राणत्व हमारा क्या होता है, कि प्राणत्व, प्राण मतलब हवा या सांस लेना, तो ये होता है हमारा प्राण, सांस लेना। तो मतलब ये है कि इनका उच्चारण करते समय मुख से हवा का बाहर निकलना, मतलब प्राणत्व व्यंजन वे होंगे जब इनका उच्चारण करेंगे तो जो हमारे उच्चारण करते समय हमारे मुख से हवा बाहर निकलेगी, तो वो हमारे होंगे प्राणत्व यानी कि प्राण। तो अब इनका वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। पहला है हमारा अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। अब बात करते हैं अल्प प्राण की। तो दोस्तों अल्प प्राण वो होता है व्यंजनों के उच्चारण में कम हवा निकले, मतलब कि अल्प प्राण वे व्यंजन होंगे जिनके उच्चारण में हवा कम निकलेगी। तो इनके उच्चारण में हवा कम निकलती है, तो इनके उच्चारण में हवा कम निकलती है। तो ये जो होते हैं हमारे एक प्रत्येक वर्ग का 1, 3, 5 तथा सारे अंतस्थ व्यंजन, और इसमें आता है सारे स्वर व अनुस्वार। तो ये जो होते हैं हमारे 1, 3, 5 अंतस्थ व्यंजन और सारे स्वर, तो जो होते हैं 1, 3 और 5, तो ये जो होते हैं हमारे अल्पप्राण होते हैं, और सारे स्वर जो होते हैं स्वर वर्ण हमारे अल्पप्राण है। और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं दोस्तों, य, रे, ले, बे। कौन से हैं, य, रे, ले, बे, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होंगे। तो ये था दोस्तों अल्प प्राण। अब दोस्तों महाप्राण क्या होता है, महाप्राण। अब महाप्राण ये होता है दोस्तों इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख से अधिक निकलती है। मतलब इन कहने का ये है कि इनके उच्चारण में हवा मुख से अधिक निकलती है।
तो ये कौन कौन से होते हैं हमारे? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा तथा हमारे जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, और दूसरा होता है हमारा विसर्ग। कौन सा होता है दोस्तों? विसर्ग। तो ये होते हैं हमारे महाप्राण। तो महाप्राण में हमने देखा दूसरा और चौथा तथा हमारे ऊष्म व्यंजन और विसर्ग। तो इनका ये होते हैं दूसरा। अब इसमें देख लेते हैं वर्णमाला में। तो वर्णमाला में हम देखते हैं दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा तथा जो हमारे ऊष्म व्यंजन है से और है। अगर हम इनका उच्चारण करें तो इनके उच्चारण में हवा बहुत अधिक निकलती है। जैसे बोलूं ख, छ, थ, घ, तो मतलब हवा ज्यादा निकल रही है। उसमें तो वैसी गर्मी निकल रही है। तो से है। तो ये होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। तो महाप्राण हमारे कितने होते हैं? 14 व्यंजन होते हैं दोस्तों। कितने? 14। तो ये हमने पढ़ा कि हमारे ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, और प्राणत में हमारे अल्पप्राण, महाप्राण पढ़े। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिन्हें हम देख लेते हैं कि आगत व्यंजन क्या होते हैं। आगत व्यंजन, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था आगत स्वर, तो इसी प्रकार दोस्तों आगत व्यंजन होते हैं। तो आगत व्यंजन ये होते हैं, इन्हें अरबी फारसी ध्वनियां भी कहते हैं। जो आगत व्यंजन है हमारे, इन्हें अरबी फारसी ध्वनियां भी कहते हैं। तो हमारे आगत व्यंजन मतलब ये होता है कि जो व्यंजन होते हैं इनके तल बिंदु पर एक बिंदु लगा होता है। एक बिंदु लगा होता है तल बिंदु पर। अब इस बिंदु को नुक्ता भी कहते हैं, नुक्ता। तो ये होता है हमारा आगत व्यंजन। तो जो इनकी संख्या है वो 5 है। तो हमारे जो हिंदी वर्णमाला में 5 आगत व्यंजन हैं। कौन से हैं? क, ख, ग, ज, फ। तो ये हमारे हैं 5, जिसमें कि इसका 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 अब हिंदी वर्णमाला में बहुत कम प्रयोग होता है, मगर इन दोनों का प्रयोग धड़ल्ले से होता है, खूब प्रयोग होता है। इनका उच्चारण करते समय थोड़ी आवाज ना भारी करके बोली जाती है। जैसे मैं इनको उच्चारण करूं ज, फ, तो जैसे मैं लिखूं गजल, फजल, तो इस तरह इनका उच्चारण होता है। और जो हमारी एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में इनकी संख्या 3 दी है। तो जिसमें ग, ज, फ, ये हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। 3 आगत स्वर 3 एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। अब दोस्तों एक होता है नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन क्या होता है? नासिक्य व्यंजन वो होते हैं जिनका उच्चारण नाक से हो। नासिक्य व्यंजन मतलब जिनका उच्चारण नाक से हो। तो जो हमारा पंचम वर्ग है ना, पंचम वर्ग वाले ये जो है सारे के सारे नासिक्य व्यंजन कहे जाते हैं। जैसे ड, अड़, ड़, न, मैं, तो ये सारे हमारे नासिक्य व्यंजन होते हैं। अब इसमें एक आता है दोस्तों हलंत। अभी हमने पिछली लास्ट क्लास में पढ़ा था हलंत के बारे में। तो हलंत के बारे में अभी बता दें दोबारा। वह होता है किसी व्यंजन के नीचे अगर तिरछी लाइन खिंची हो इस तरह से, तो वो हमारा हलंत होता है।
तथा जिस व्यंजन के नीचे हलंत लगा होगा वह स्वर रहित होगा। स्वर रहित होगा। वो कैसे? वो ऐसे, जैसे मैं लिखूं कै, तो कै को मैंने लिखा कै प्लस ए, तो ये हमारा जो कै है व्यंजन, तो ये स्वर रहित है। अगर इस हलंत को हटा दिया जाए तो ये आधा व्यंजन हो जाता है। तो ये हमारा आधा व्यंजन हो जाता है। तो दोस्तों ये तो था हलंत। अब एक होता है द्वित्व। द्वित्व व्यंजन क्या होता है? द्वित्व, इसे ऐसे भी लिख देते हैं, द्वित्व व्यंजन। तो द्वित्व का मतलब ही यहां दो आ रहा है कि किसी शब्द में किसी वर्ण की आवृत्ति हो जाए, यानी कि दो बार आवृत्ति हो जाए, वो वहां पर हमारा द्वित्व व्यंजन होता है। जैसे मैं लिखूं दिल्ली, तो दिल्ली में ल वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो ल वर्ण की जो आवृत्ति हुई है, तो ये हमारा द्वित्व व्यंजन है। तो जैसे द, ई, ल, ल, ई, तो ये हमारा द्वित्व व्यंजन है कि जिस व्यंजन में कोई वर्ण रिपीट हो जाए, दोबारा आ जाए, तो वहां द्वित्व व्यंजन होता है। तो ये तो था हमारा द्वित्व व्यंजन, समझ में आया होगा अच्छे से। अब एक होता है दोस्तों कारांत। कारांत कर क्या होता है एक? अब ये कारांत क्या होता है? कारांत दोस्तों वह होता है जब किसी शब्द का अंत किसी स्वर से हो, तो वहां कारांत होता है, कारांत स्वर होता है। तो जैसे मैं लिखूं दीपा, तो दीपा में पा आ रहा है, पा, तो पाग में जो है पे प्लस आ, तो हमारा ये हो गया पे प्लस आ। तो यहां कौन सा कारांत स्वर है? आकारांत ध्वनि यहां पे है। तो ये जितने हमारे स्वर हैं, ये सब आकारांत ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जैसे ऐसे आकारांत, आ से आकारांत, ई से ईकारांत, एंड सोन ओकारांत। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं समझने के लिए। तो जैसे मैं लिखूं राजू, तो राजू में क्या होगा? इसके अंदर हमारा कारांत है, तो रा में जय प्लस बड़ा ऊ, तो कौन सी ध्वनि आई यहां पे? तो हमारी आई उकारांत ध्वनि उत्पन्न हुई। मैं लिखूं मात्र, तो मात्र में कौन सी ध्वनि है? तो मात्र में ते प्लस री, ते प्लस री, तो कौन सी ध्वनि है इसमें? री का रांत ध्वनि है। तो इसी तरह अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि कारांत क्या होते हैं, तो ये बता देंगे जो लास्ट का शब्द होगा उसमें अगर कोई स्वर आता है तो वो हमारा कारांत ध्वनि होगी। अब दोस्तों हमारी
वर्णमाला में हमने स्वर पढ़ा, व्यंजन पढ़ा, उसके बारे में हमने इनका वर्गीकरण पढ़ा। अब दोस्तों इसमें एक चीज और है, जैसे इंग्लिश की डिक्शनरी में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश की डिक्शनरी के अनुसार वर्णों का व्यवस्थित क्रम बताइए, तो इसी प्रकार हिंदी की शब्दकोश डिक्शनरी में, यानी कि हिंदी के शब्दकोश में वर्णों का स्थान देख लेते हैं कि किस तरह से वर्णों का स्थान है। हिंदी शब्दकोश में वर्णों का स्थान, तो हिंदी शब्दकोश में, जैसे कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार वर्णों को व्यवस्थित कीजिए, तो अगर आपको पता होगा तो आप लगा दोगे, नहीं पता होगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, गलत हो जाएगा सवाल। तो सवाल गलत नहीं करना। तो ये होता है जैसे कि ए अंग अणे, अयोग वाहक स्वर हैं हमारे, तो इन्हें हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले रखा गया है। उसके बाद आती है हमारी स्वर आते हैं, ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। फिर स्टार्ट होते हैं व्यंजन, कै के बाद आता है छ। तो छ दोस्तों इसलिए आता है इसमें, जैसे अगर छ एक संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन किन दो व्यंजनों से मिलकर बना है, कै प्लस सै से। तो कै प्लस सै से बने होने के कारण तो इसको कै के साथ लिया जाता है। तो कै के साथ छ, फिर ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज। अब जय के बाद भी आएगा यहां जय, क्या आएगा, जय। तो जय इसलिए आया, तो जय बना होता है संयुक्त व्यंजन में दो व्यंजन से, जय और अणे से बना होता है। तो इसलिए इसका हिंदी शब्दकोश में इसी के बाद स्थान दिया गया है। उसके बाद आता है झ, झ के बाद अणे, फिर टे, ढ, ड। तो ड के बाद ये आएगा वो उच्छिप्त व्यंजन यो है हमारा ड, ये आएगा। उसके बाद ड, ड के बाद ये दूसरा उच्छिप्त व्यंजन आएगा। उसके बाद अणे, फिर आता तय, तय के बाद आता है त्र, जो हमारा संयुक्त व्यंजन है, ठ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, स। तो स के बाद आता है हमारा स्र, जो हमारा संयुक्त व्यंजन है। इसके बाद आता है से, है। तो ये जो हमारे हिंदी शब्दकोश में वर्णों का स्थान है, तो हमारे इस तरह से हिंदी शब्दकोश में वर्णों का स्थान दिया गया है। अगर इसे पढ़ने के बाद अगर आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने ये अच्छे से बताया गया है कि हिंदी शब्दकोश में वर्णों का स्थान किस प्रकार है। अब छोटी छोटी बातें देख लेते हैं, बाकी तो चैप्टर तो खत्म हो गया वर्णमाला का। तो ये हमारा वर्णमाला कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगी। अब एक छोटी सी बात जान लेते हैं, जैसे कि ये लाइन है, इस लाइन को शिरोरेखा बोलते हैं, ये बोलते हैं खड़ी पाई। अब मैं एक बिंदु की बात करूं, एक बिंदु को मैं चारों तरफ लगाऊंगा तो इसके अलग अलग मतलब पता चलेंगे। अगर मैं यहां लगाऊं इसे
तो ये बिंदु अगर यहां लगेगा तो बोला जाएगा अनुस्वार। तो जो अनुस्वार है वो सिर्फ स्वर पर लगता है। जैसे मैं लिखूं कंठ, तो कंठ में कै प्लस ठ, यानी कि कै प्लस ए प्लस ठ। तो ये इस तरह से लगता है। अगर ऊपर लगा हो बिंदु तो अनुस्वार है, अगर बिंदु इधर लगा हो तो ये हो जाएगा नासिक्य व्यंजन, जो कि हमारे पंचम वर्ग में रे होता है। अगर बिंदु यहां लगा हो इस खड़ी पाई के नीचे तो ये जो होता है हमारा उच्छिप्त व्यंजन, या इसे ताड़नजात चिन्ह बोलते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ण हैं। कौन कौन से हैं? डे और डे। किस वर्ग में रखे गए हैं? ये रखे गए हैं टे वर्ग में। अगर बिंदु इधर लग जाए तो ये क्या हो जाता है? इधर लगने से ये हो जाता है हमारा नुक्ता। अगर बिंदा इधर लग जाए तो, जैसे हमारे 5 आगत ध्वनियां थी तो उन्हीं को नुक्ता वर्णवीत ध्वनियां भी कहते थे। कै कौन कौन सी है? 5। खे, गे, जय और है। तो ये हमारी 5 आगत व्यंजन है। अब दोस्तों आपने एक चीज और पढ़ी होगी, रे। तो रे का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। तो जो रे है हमारा रे, तो रे को हम रेफ वर्ण भी कहते हैं। तो रे का प्रयोग 4 प्रकार से करते हैं। जैसे कि रे ऊपर भी आता है, एक रे इस तरह से भी होता है, एक रे इस तरह से भी होता है, और एक रे इस तरह से भी लिखा जाता है। तो बात करें इस वाले रे की, तो ये जो रे होता है वो आधा होता है, तथा ये स्वर रहित होता है, इसके अंदर स्वर नहीं होता। जैसे मैं लिखूं पर्व। अब दूसरी बात करें, जैसे ये एक रे होता है ये वाला, तो ये स्वर सहित होता है, इसके अंदर स्वर होता है। तो मैं लिखूं जैसे प्रकाश। एक रे होता है हमारा, कोई शब्द है, वर्ण है, उसके नीचे इस तरह से बना होता है। तो ये जो होता है इसे बोलते हैं रे, यानी कि रेफ वर्ण। और ये जो होता है ये होता है हल चिन्ह। क्या बोलते हैं इसे? हल चिन्ह बोलते हैं। तो जैसे मैं लिखूं ट्रैक के ट्रक, ड्रे में ड्रम, तो इसका प्रयोग होता है इस प्रकार से। अब एक रे है हमारा, इस प्रकार से बना होता है, तो ये भी स्वर सहित होता है। तो जैसे मैं लिखूं कृषि, तो कृषि लिखा मैंने, तो कृषि में रे आया, तो ये होता है इस प्रकार रे का प्रयोग होता है। तो उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। हिंदी वर्णमाला हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कल हम इसके टेस्ट लगाएंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में या सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, 50+ क्वेश्चनों का टेस्ट लगाएंगे। तो क्लास में बने रहिएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको क्लास का नोटिफिकेशन पता चलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।